हेलो दोस्तों, आपका टारगेट विद अतुल में स्वागत है। आज कल मैंने हिंदी भाषा शुरू किया था। क्या कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है, क्या ये सब हमने कल पढ़ा दिया था आपको, जो सब यूपी पुलिस में और यूपीएसआई में सब में पेपर में आया था। और आज मैं हिंदी वर्णमाला पूरा जितना आया है यूपी पुलिस यूपीएसआई जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर सब मैं आज पढ़ाऊँगा व्याख्या सहित। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए है, भाषा की मूल इकाई क्या होती है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? तो भाषा की मूल इकाई आपकी अक्षर होती है कि ध्वनि होती है कि संकेत होता है कि वर्णमाला होता है। तो आप भाषा की मूल इकाई जो होती है आपकी ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। ठीक है, और आगे पढ़ लेते हैं इसकी पूरी व्याख्या। सॉरी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कह दो या ध्वनि। ठीक है, ऑप्शन में अगर वर्ड दे तो वर्ड होगा और ध्वनि दे तो ध्वनि होगा। ठीक है, भाषा की सार्थक इकाई कौन सी है? वाक्य। सार्थक इकाई वाक्य से छोटी इकाई उपवाक होती है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक होती है। वो उपवाक से छोटी इकाई कौन सी होती है? पदबद्ध होती है। अब पदबद्ध से छोटी इकाई कौन सी इकाई छोटी इकाई पद कौन सी होती है? शब्द होता है, मतलब पद होता है। इसे हम पद या शब्द कह सकते हैं। पद से छोटी इकाई कौन होती है? अक्षर होता है, जिसे हम सिलेम्बल बोलते हैं। और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड होती है। यानी सबसे छोटी इकाई कौन होती है? ध्वनि या वर्ड होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया है, राम शब्द में 2 अक्षर हैं। तो राम में अक्षर जो है 2 हैं, राम है और माँ है। ठीक, और एवं इसमें वर्ड कितने हैं? 4 वर्ड की बात हो रही है। तो इसमें रा, देखिए रा है, रा में देखिए हलंत होना चाहिए, तब यह उससे निकल के आया, उसका स्वर निकल के आया आ। ठीक, इसी तरह माँ, इसमें स्वर निकल के आया, स्वर निकल के आया आ। तो ये 4 वर्ड हैं, अक्षर 2 हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यही कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़ते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई, तो शब्द की सबसे छोटी इकाई अभी स्वर की, वर्ड की, व्यंजन की, अयोगवा। तो आपकी कौन सी होती है? वर्ड। और स्वर आप जानते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, स्वतंत्र होती हैं, वही वो स्वर कहलाती हैं। व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोली जाती है, व्यंजन। अयोगवा आप जान ही रहे हैं, जिसमें अंक और आहा ये आते हैं। ठीक है, चलिए इसको पूरा पढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 के पेपर में आया था। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि होती कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? हिंदी में कुल 52 वर्ड होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 होती है, 11। और व्यंजनों की संख्या 33। याद रखिएगा। अयोगवा 2 होते हैं, अंक और आ 2 द्विगुण होते हैं, 2 द्विगुण होते हैं, एक ड़ एक ढ। ठीक है, 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, छत्र त्र। ठीक, स्र। तो ये आपके जो है 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। याद रखिएगा, पूछ लेता है, संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? 10 होते हैं कि 7 होते हैं कि 2 होते हैं कि 8 होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2। एक होता है आपका, पहला होता है स्वर, दूसरा होता है आपका व्यंजन। ठीक, तो देख लेते हैं। वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। मूल स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 11 स्वर कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। तो अ, आ,
छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ, ये 11 होते हैं। ठीक है। अब व्यंजन स्पर्श व्यंजन स्पर्श में देखिए क वर्ग में कौन कौन आएगा? का खा गा घा अंगा, तो ये आपके क्या आएंगे? स्पर्श व्यंजन है। च वर्ग में चा छा जा झा इया। ट वर्ग में टा ठा डा ढा ड़। ठीक। त वर्ग में ता था दा धा न, ये आएंगे। प वर्ग में प फा ब भ म, ये 25 वर्ण जो होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और देख लेते हैं, देखिए अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या र ल व, 4 वर्ण होते हैं ये। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? आ सा सा सा, इनसे इनको ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये मुंह से रगड़ के निकलते हैं। स इस तरह, इसलिए हम 4 इसके 4 वर्ण होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है स का उच्चारण स्थान क्या है? तो स, ये स का उच्चारण स्थान आपका कंठ है कि तालु है कि दंत है मूर्ध है? तो ये आपका तालु है। ये स का उच्चारण क्या है? तालु। ठीक है। अब इसको पूरी व्याख्या देख लेते हैं, एक एक चीज़ वो अच्छे से बताएंगे। देखिए तालु में तालु से कौन कौन से निकलते हैं? छोटी बड़ी, देखिए छोटी गई ई, ये देखिए तालु से ई, ये भी तालु से लग रहा है। च वर्ग, जितनी भी च वर्ग है, च वर्ग में चा छा जा झा यहाँ, ये पूरा, फिर या और सा, ये तालु वर्ग में आते हैं। ठीक है। कंठ, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा कि छोटी बड़ी च वर्ग पूरा या और सा, ये जो है आपके तालु वर्ग में आते हैं। कंठ में छोटा बड़ा अंगह का वर्ग हा, छोटा बड़ा अंगा, जो अयोगवा का एक होता है अंगा, ये देखो ये आपका कंठ से निकल रहा है। अब पूरा का वर्ग, तो कंठ से अहा, ये आपका क्या है? कंठ से आता है। दंत से ता वर्ग पूरा आता है, ता था दा धा ना, ये और फिर ला और सा, ये आते हैं। ठीक। और इसके बाद आता है आपका मूर्धन व्यंजन, तो ये आपका होता है री टा वर्ग पूरा रा और सा, इसको हम क्या कहते हैं? आपको मूर्धा व्यंजन होते हैं। ये सब क्या है? मूर्धा व्यंजन। और ये जो ल है इसको हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। कौन से? पार्श्विक। एक मिनट, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर पूछा कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? देखिए मात्र, ये जो र, ये वाला ये है, ये र होता है और ये आपका र होता है, इसलिए इसमें मात्र में ये व्यंजन लगा हुआ है, इसलिए इसमें है, तो ये आपका नहीं होगा। इसमें पूछा है नहीं है। मूर्धा, ये जो उड़ंता र वाला है, ये भी र होता है, तो ये भी है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। क्रम, ये देखिए फिर ये लगा हुआ है, तो ये भी नहीं है। लेकिन मात्र ये नहीं है, क्योंकि ये रिस, जो री आती है उसका लगा हुआ है, तो इसलिए ये मातृभूमि जो है ये इसका आपका र नहीं लगा हुआ है। देख लेते हैं इसको। देखिए मातृभूमि शब्द में र व्यंजन नहीं है। मात्र में देखिए म, फिर इससे इसका स्वर निकालिया गया तो आ, फिर ता, इससे स्वर निकालिया तो री आएगा, री। तो ये देखिए इसमें जो ये लगा हुआ है नीचे, जो ऐसे लगा होता है, ये ता बना है, और ता के नीचे जो ये ता बना है, ता के नीचे ये जो लगा होता है री होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन और बहुत बार गलत होता है सबका, जो ये लगा होता है।
ठीक है, तो ये री होता है। भा, फिर उसमें बड़ा ऊ की मात्रा है तो बड़ा ऊ, फिर माँ, फिर छोटी ही मात्रा। फिर देखिए मात्र में माँ, आ, त और र देखिए लगा है, इसीलिए क्रम में का, फिर र लगा है, फिर आ, का लगा आया, फिर यल र आया, फिर इसके बाद आ आया। ठीक, पहले का आएगा, फिर र, फिर इसमें का में जो स्वर छुपा है वो आएगा, ये बनेगा। ठीक है आपका, और माँ ये, फिर मूर्धा में माँ ऊ, और ये देखिए रा ध हुआ। इसीलिए देखिए ये संधि करने से समझ में आ जाता है कि कौन कौन से क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चरित होता है? नासिक द्वारा, नासिक का मतलब होता है नाक, नाक के द्वारा, यानी नाक, नाक और मुख से जो उच्चरित होता है उसकी बात कर रहा है। तो देखिए ड़ा आपका, कि जा, कि डा, दा, तो नासिक व्यंजन ये होते हैं। देखिए जो अब आपको मैं बता रहा हूँ, अंगा जो हो गया, देखिए यहाँ व्याख्या में दिया हुआ है, ड़ व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होते हैं। ड़ वर्णमाला में 5 वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिक, नासिक का मतलब नाक से, ये ध्यान रखना, नाक। ठीक है, मुख और नासिक से होता है। जैसे अंगा देखिए, ठीक, इया, ड़, न, म, अनुसार, अनुसार में आ जाता है आपका अंग और आहा, तो इसलिए इन्हें नासिक वर्ण कहते हैं, इसीलिए इनको नासिक वर्ण भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है, स्वर सहित मिलता है तो क्या कहलाता है? तो संयुक्ताक्षर कहलाता है, कि द्वित्व व्यंजन कहलाता है, या तालव व्यंजन कहलाता है, कि स्वरित। तो संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर व्यंजन आपको जानते हैं। अगर स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित जो व्यंजन है वो संयुक्त स्वर सहित व्यंजन से अगर आप कहते हैं तो वो संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर। देखिए व्याख्या देख लीजिए इसका। जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से संयोजित होता है तब यह संयोग संयुक्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वो क्या है? संयुक्ताक्षर के रूप में जाना जा सकता है। देखिए छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 संयुक्ताक्षर व्यंजन वर्णमाला में शामिल है। इनका अब देखिए इनका खंड खंड बताया। देखिए का और सा मिलके छ बनाते हैं, ता और रा मिलके आपको त्र बनाते हैं, ज और प्लस इया मिलके आपको ज्ञ बनाते हैं, स प्लस रा मिलके आपको स्र बनाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए निम्न से तालव ध्वनि नहीं है। देखिए अभी आपने पढ़ा था तालव ध्वनि कौन कौन सी होती हैं। तो तालव ध्वनियाँ आपने पढ़ा था ये कि छोटी जो होती है और बड़ी जो होती है, च वर्ग जो पूरा होता है, और य और यस, ये तालव ध्वनि होती हैं। ठीक है, तो देखो तो ये आपका ध्वनि है। तो ये देखिए आपका ट तो हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। प हो नहीं सकता, क हो नहीं सकता, क्योंकि का जो है कंठ ध्वनि होती है, और जो प होता है आपका वो आपका ओष्ठ ध्वनि होती है। और ये आपका ट जो होता है ये मूर्धर्ण या मूर्धा व्यंजन कह दो, मूर्धा होती है। तो इसमें आपका स जो है तालव व्यंजन होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको पूरा पढ़ते हैं। बस जितना मैं देखिए मैं जितना ये प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा हूँ आप इसको ही तैयार कर लीजिए, आपका हिंदी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ मेरा कहने का। स देखिए स जो है तालव ध्वनि है। निम्नलिखित ध्वनियाँ निम्नानुसार हैं। तालव यानी तालु ध्वनियाँ, ये देखिए छोटी, बड़ी, चा वर्ग, य और सा, ये कौन सी हैं? तालव ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा वर्ग।
मूर्धन या मूर्धा ध्वनियाँ कौन सी? री, ट वर्ग, र, स होती हैं मूर्धन। कंठ ध्वनियाँ अ, आ, क वर्ग, हा होती हैं। दंत ध्वनियाँ त वर्ग, स और ला होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ठीक है, अघोष वर्ण कौन कौन सा होता है? ठीक, तो अघोष वर्ण आप जानते, एक होता है सघोष वर्ण, एक होता है अघोष वर्ण। तो अघोष वर्ण कौन कौन से होती हैं ये देखिए। तो देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा ये आपका क्या होती हैं? अघोष होती हैं। ठीक, ये देखिए, अब इसमें आपको हम सही से बिल्कुल याद करा दें। 1 2 3 4 और ये 5। तो इसमें आपका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला, ये पहला और दूसरा, ये आपका अघोष होती हैं। क्या होती हैं? अघोष। लेकिन तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपका सघोष होती हैं। ये याद रखिएगा। 1 2 अघोष, 3 4 5 सघोष। अब आइए, अब ये ट्रिक याद कर लिए, अब इधर पढ़िए। तो अब इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन पहले दे लीजिए। अघोष वर्ण क्या हो? तो 1 2, तो देखिए का, खा, तो पहला आया, तो ये हो जाएगा। ये देखिए तीसरा आता है क वर्ग में, तो ये होगा नहीं, ये आपका सघोष हो जाएगा, ये होगा नहीं। ये आपका चौथा आता है क वर्ग में, तो ये भी नहीं होगा, ये गलत। ये च वर्ग में तीसरा आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा होगा? पहला। ठीक है, आगे अब इसको पढ़ते हैं। अघोष वर्ण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ के कंपन उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण मतलब स्वर तंत्रियाँ जो है कंपन उत्पन्न नहीं होता है उसे सघोष वर्ण। ये आप प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन और सा देखिए, ध्यान रखिएगा। सा यानी जितनी संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन कौन कौन सी थी? आपका पहले एक सा ये था, दूसरा ये सा था, ये सा था, सा और हा था। तो हा छोड़ के आपका ये सब अघोष में आती हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, हा नहीं आता है। अब आ जाओ सघोष वर्ण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। स्वर तंत्रियों के कंपन उत्पन्न होता है, उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है। सॉरी, अघोष में याद रखिएगा, मैं थोड़ा सा गलत बताया गया। अघोष में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का कंपन उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें उत्पन्न होता है, तो अब इसमें कौन सा? देखिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन सघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को यानी व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं कि सर्वनाम कहते हैं, अक्षर कहते हैं, क्रिया कहते हैं? तो इसमें आपको पता है, इसमें क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। चलिए आगे। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण भाषा की जो है छोटी इकाई होती है वर्ण जो है। ठीक, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि सर्वनाम है। ठीक है, फिर इसके बाद क्रिया। ये क्या है? क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। याद रखिए, खाना, पीना, पढ़ना, सोना आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समझा ही दिया अच्छे से। ठीक है, ए के उच्चारण में
और की सहायता ली जाती है। तो देखो ए आपका एक आता है, देखिए ए आपका आता है ए और एक आता है ए। आपको बता दो ये दोनों कंठ तालव, कौन से कंठ तालव ध्वनि है, क्या है कंठ तालव ध्वनि है। ठीक, ये कंठ और तालों से बोली जाती हैं। देखिए ए के उच्चारण में कंठ और तालों, ए और ए कंठ और तालों की सहायता से ली जाती हैं। व के उच्चारण में दंत आता है, ओष्ठ दंतोष्ठ, इसीलिए व को हम कहते हैं दंतोष्ठ, इसीलिए व को हम क्या कहते हैं ना हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है तो आप उसे स्वर कहते हैं कि बोली व्याकरण की व्यंजन। तो जो आपको हमने बताया कि स्वर व्यंजन वो होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी व्यंजन की सहायता या मतलब स्वर मतलब किसी की सहायता से बोली नहीं जाती हैं, तो वो आपका स्वर कहलाती है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को ही हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निर्गढ़ वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए त वर्ग तो हो नहीं सकता, और आपका ट वर्ग का आपका ट वर्ग का तीसरा ये भी नहीं हो सकता, ट वर्ग का दूसरा नहीं हो सकता। अब कैसे नहीं हो सकता, चलिए देखते हैं। ट ठ ड ढ, ये देखिए ट ठ ड ढ ड़, ये 5 वर्ड होते हैं। ठीक, तो देखिए त वर्ग से कोई लेना देना नहीं है तो हो ही नहीं सकता। ट वर्ग तीसरे स्थान पर, तीसरे पर ड है, ढ नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। ट वर्ग का दूसरा दूसरे पर ट ठा है तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, ट वर्ग का चौथे पे है तो ट ठ ड, ये देखिए तो इसीलिए चौथे पर होगा। ठीक है, देखिए पढ़ लीजिए इसका वाक्य। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन है, बिल्कुल ये मूर्धन होते हैं ट ठ ड, यह ट वर्ग का चौथा वर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है रिक्त स्थान भरिए। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों के मूल स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, 11 होते हैं। 10 हो नहीं सकते, 9 हो नहीं सकते, 13 नहीं हो सकते। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, जो इस प्रकार हैं। आ छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ऐ ओ औ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, मतलब पुल्लिंग नहीं है, बाकी सब है। तो देखो आपका ज में आ छुपा है तो इसलिए ये आपका पुल्लिंग है। आ खुद एक पुल्लिंग है। ठीक है, और च ये भी एक पुल्लिंग है। टा एक पुल्लिंग है क्योंकि इसमें आ है, इसमें भी आ है, ये खुद एक पुल्लिंग है। पा एक पुल्लिंग है। छोटी और बड़ी ये क्या है, स्त्रीलिंग। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन दे देगा स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, तो च वर्ग जो ध्वनियाँ हैं वो देखिए आपका, देखिए क किस में आता है, ये आपका कंठ में आता है। च किस में आता है, ये आपका तालु में आता है। इसी तरह आपके च वर्ग जो है आपका तालु में आता है। का जो आता है कंठ में आता है। और आपका ता वर्ग जो आता है वो आपका दंत में आता है ता। और ये आपका ता
ता वर्ग का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग, ये आपका उसमें आता है पा फा, ये आपका ओष्ठ में। तो इस तरह से आपके वर्ग आते हैं। तो इसमें देखिए व्याख्या क्या है, इसमें आपका देखिए चा वर्ग जो तालु में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए चा वर्ग, चा छा जा झ ध्वनियाँ तालों के अंतर्गत आती हैं। कंठ से का वर्ग का खा गा घांगा की तथा दंत में ता वर्ग की ता था दा ध्वनि ध्वनि आती हैं। वृत्त वर्ग, देखिए वृत्त वर्ग जो है ये रा और सा होती हैं। कौन कौन होती हैं? रा सा। ये ध्वनियाँ दंत मूल मसूड़ा के अंतर्गत आती हैं, तो मूल मसूड़ा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया है कि द आ और का प्लस आ मिलके क्या बनते हैं। देखिए द, जब आ इसमें जाएगा, इसका स्वर इससे जाएगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? द बन जाएगा। का, ठीक है, इसमें जाएगा आपका स्वर ये आधा का, ये आपका आधा का ही रहेगा। ठीक है, ठीक। और सा में जब आधा जा जाएगा तो ये हो जाएगा द स, ये आ जाएगा। स इसमें जाएगा तो ये आपका क्या आएगा? ये वाला सा आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा ना। तो आपका इसमें कौन सा आंसर होगा? दक्ष तो हो। ये का और ये का और सा मिलकर क्या बनते हैं? हाँ देखिए, का और सा द मिलके द हो जाएंगे, और का और सा, ये का और सा मिलके आपके बन जाएंगे ये आपका। देखिए अब हम बता रहे हैं, इसको पहले खंडन करिए। तो ये इसको खंडन करते हैं आप। देखिए आपको हम सही से इसको बताते हैं। द, इसका हम करते हैं तो इसका हम स्वर निकाल देते हैं, तो ये आ गया। ठीक, फिर छ किससे किससे मिलके बनता है? छ जो आपका अभी आपको मैंने पढ़ाया कि छ जो मिलता है वो आपका का और प्लस सा, ये दोनों मिलके बनता है। ठीक, और छ का जो स्वर होगा वो भी एक आ होगा ये, तो इसीलिए आपका ये होगा, ये आपका सही है, दक्ष होगा। ये हो नहीं सकता, गलत है। नहीं तो आप करके देखिए। देखिए द में द को निकाला, इसका स्वर निकाला आ हो जाएगा। का स्वर निकाला आ हो जाएगा। अब ये बन रहा है, देखिए का के पास सा आना चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। इससे आपको ऑप्शन, देखिए ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है ये भी हम सिखा रहे हैं आपको। फिर द, देखिए ये हो गया। अब इसमें आ छुपा है तो चलिए हमने आ निकाल दिया। फिर इसके बाद आपका आधा, ये आधा का है तो मैंने चलिए आधा का ले लिया। फिर सा, अब देखिए ये भी आ रहा है, ये भी गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। दाग, ये भी नहीं होगा। द हमने आधा निकाल लिया, अब फिर प्लस ग आधा करके फिर आ, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन में ये नहीं दे रहा है, तो ये भी गलत है। तो आपका दक्ष, क्योंकि जो छ बनता है या आपको हमें अभी अभी पढ़ाया है कि वो आपका का और प्लस सा से मिलकर बनता है, तो इसीलिए आपका ये कौन सा हो जाएगा? दक्ष। देखते हैं, देखिए देखिए, ये देखिए पहला दक्ष मैंने आपको निकाला, द पर आपका प्लस सा मिलके आ बन के दक्ष होता है। ठीक, तो ये आपका है। फिर देखिए ये सब निकाल के मैंने अभी बताया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें क्या कहेंगे। तो आप जो स्वर की सहायता से बोले जाएं तो स्वर तो कहलाएंगे ही नहीं, वर्णमाला कहलाएंगे, ध्वनि कहलाएंगे नहीं, व्यंजन कहलाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपको पूरा हम प्रीवियस है क्वेश्चन लाए, बहुत ज़्यादा कठिन हिंदी नहीं आती है इसकी, ये भी ध्यान रखिएगा। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और का प्लस है, देखिए अब आ जाता है। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है
व्यंजन को स्वर रहित रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आता भी है। तो व्यंजन को स्वर रहित रखने के लिए आपको हम बता दें, जैसे अब ये का है, का है, मान लीजिए का ही है, तो अब इसको हम स्वर रहित कैसे बना सकते हैं। का, इसके अंदर हम हलंत लगा देंगे प्लस इसके जो स्वर होगा उसको लिख देंगे, ये होगा स्वर रहित व्यंजन। तो यही आपसे कह रहा है कि स्वर रहित बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हलंत का प्रयोग करते हैं, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है। ये था च आ, च देखिए व्यंजन में जैसे कमल का, फिर देखिए निकला आ हो गया, फिर माँ से हलंत लगा के आ हो गया, ला हो गया, ये देखिए ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी पुलिस में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द में री की मात्रा उपयोग की गई। अब देखिए आपको मैंने सब बता दिए कितने प्रकार के रा होते हैं। अब यहाँ से आप तुरंत पहचानेंगे, देखिए ये जो होता है ये भी रा होता है, तो ये इसमें लगाए तो ये तो होगा नहीं, ठीक। आपका ये भी रा होता है तो ये भी होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक। ये री ये होना नहीं है क्योंकि पूरा पूरा रा है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो रा खुद ही है, साफ साफ दिख रहा है। ये आपका क्या होता है, ऋषि होता है। ये क्या होता है, ऋषि, तो ये आपका यही होगा, बस सिंपल सी, ठीक है। और इसका आप जब संधि विच्छेद कर देंगे तो उससे भी आपको पता चल ही जाएगा। चलिए तो आज वर्णमाला इतना ही था। पूरे जितने प्रीवियस कांस्टेबल में आपके यूपीएससी में जितने क्वेश्चन आए थे मैंने करा दिए, और आप इसी तरह पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यूपीएससी बनना है तो 100% मैं बता रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, बहुत लाभ मिलेगा आप लोग आगे। आप खुद ही जब सिलेक्शन पाएंगे तो खुद ही कहेंगे कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। तो इस तरह से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यूपीएससी पे, ख़ास तौर पे मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।